बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का आगाज आज से रात 8 बजे से हो रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और जिसमें पाकिस्तान ऑफिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिंक जर्सी पहनकर जो है ये मैच खेलेगा, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड यही से पहले हमने PSL में देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया, जिसमें ये एक अच्छा जेस्चर था जो कि शो किया गया, और अब ऑफिशियली PCB की जानिब से ये किया गया पिंक रिबन डे जो है वो मनाया जाएगा। आज के मैच इसका आगाज़ होगा और तमाम खिलाड़ी जो है वो जनाब पिंक जर्सी वेयर करेंगे। आलमी दुनिया में देखा जाए तो इस तरह से पहले भी होता रहा, लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है। सेकंडली ये कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम कम बैक कर रहे हैं T20 में। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के गैप के बाद वापसी हो रही है T20 में, तो बाबर आजम का परफॉर्म करना उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। अगर बाबर आजम परफॉर्म कर जाते तो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि इस वक्त रोहित शर्मा के पास है, जो कि इंडिया के साबिक कप्तान है, उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। महज 9 रन अगर बाबर आजम आज के मैच में बना लेते हैं तो ये नंबर 1 पहुंच जाएंगे, उस रिकॉर्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। सेकंड पे रोहित शर्मा और थर्ड पर विराट कोहली होंगे। इसके अलावा जी सलमान आगा जो कि T20 फॉर्मेट के कप्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गलतियों से सीखकर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब अब मार्जिन हमारे पास बहुत कम है, यहीं से ये हमने सीक्वल बिल्ड करना है जो हम फरवरी 2026 तक इसको लेके कंटिन्यू करना है, और T20 वर्ल्ड कप जो है उस पर अब हमारी नजरें हैं। बहरहाल टीम के वाले से उन्होंने कहा कि ये तो ग्राउंड और कंडीशन देखकर ही हम डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। लेट्स सी, 8 बजे आज मैच है, उसमें पता चल जाएगा। उसके अलावा जी PSL से रिलेटेड कुछ खबरें, जिसमें 10 टीमें हैं और 8 टीमें और 10 साल का मुआहदा करने जा रहे हैं, और ये आखिरी मराहिल में ये मुआहदा कि अब जो भी टीम होगी, जो भी फ्रेंचाइज होगी, जो ऑनर होंगी, उनसे 10 साल का मुआहदा किया जाएगा। ये सारी सूरत है, इस पे तमाम पर बात करते हैं हमारे साथ में सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम। अहमद सईद साहब, आज के मैच से आगाज़ कर लेते हैं हम। T20 पहला मैच पिंडी स्टेडियम, और कंडीशन क्या होने वाली, अब तक क्या खबरें हैं? माइक हैसन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आज सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसकी फेवर में ये विकेट होने जा रहा है, ये कंडीशंस होने जा रही हैं, और प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की तो हमने कर ली, साउथ अफ्रीका की हमने देखा कि डेविड मिलर जो है वो अब सीरीज से बाहर हो गए। उनकी तरफ से कौन कौन ऐसा प्लेयर हो सकता है, प्लेयर टू वॉच जिसे कह सकते हैं? देखें, कंडीशन तो उसी को फेवर करेगी जो अच्छा खेलेगा, जाहिर है डेफिनेटली। और पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान की टीम तो चूंकि अपने हमने पैरामीटर अपने वो बना लिए, हम तो इस चीज़ से मावरा हो जाते हैं कंडीशंस क्या हैं, और हम बस नंबर्स देखते हैं। सलमान अली आगा ने भी जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फरमाई है, उसमें भी उन्होंने इरशाद फरमाया है कि हम तो बस जाके स्टैट्स देखते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो रावलपिंडी के जो स्टैट्स हैं वो अगर आप देखें तो वो फ्लक्चुएट कर गए हैं जो PSL का आखिरी सीजन हुआ है उसके बाद। अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो एक तो कंडीशंस को तो चलें आपने छोड़ दिया, तो नंबर्स के एतबार से जो आपकी प्लेइंग 11 बनानी है वो बताएगी कि आप कितने माहिर हैं इस काम के। और अगर आप कंडीशंस को इग्नोर करके सिर्फ स्टैट्स की बुनियाद पर ही टीम बनाने लग पड़े हैं तो फिर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपकी जो टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर उठेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये बताएं कि नसीम शाह और जो वसीम जूनियर हैं उनको आप टीम में लेकर तो आए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या है रिसेंट पास में, कौन से ऐसे स्टैट्स हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं। नसीम शाह के अगर नंबर्स हैं तो वो CPL में है, वो वेस्ट इंडीज़ की विकेट पे थी, तो आपने तो टीम बनानी है रावलपिंडी के स्टैट्स देखकर। तो स्टैट्स वाली जो कहानी ये सुनाई जा रही है पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के इस दहाने पर ले आई है कि माइक हैसन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उसमें ये गिनवा दिया कि हम 21 में से 15 मैचेस जो है वो जीते हैं जब से सलमान आगा कप्तान बने हैं और माइक हैसन जो है वो कप्तान बने हैं। अब जरा मुझे उन 15 मैचेस में से ये आप बताएं कि उनमें कौन सी ऐसी ऑपोजिशंस थी कि जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये एक यूं कह लीजिए कि फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन है जिसके अगेंस्ट हमें काउंट करना चाहिए कि हम ये मैच जीते हैं। उन 15 मैचेस में आप जीते बांग्लादेश के खिलाफ, आप जीते 2 मैच वेस्ट इंडीज़ की उस टीम के खिलाफ जिसको नेपाल ने भी शिकस्त दे दी, आप जीते UAE के खिलाफ दो मैच उससे ट्राई सीरीज में और उसके बाद एक एशिया कप में, उसके बाद आप जीते 3 या 4 मैच आपने खेले अफगानिस्तान के साथ, उनमें से 1 आप हारे और 3 आप जीते। तो 15 मैचेस की कहानी तो ये है। और अगर स्टैट्स की बात सुननी है तो ये बात सुन के बहुत अच्छी लगती है कि हम 21 में से 15 जीते हैं, लेकिन उस स्टैट्स की असल हकीकत क्या है वो हमारी सामने आती है जब हम एशिया कप में हमारे सामने इंडिया की सूरत में एक अपोनेंट आता है तो हम उससे तीनों मैच हारते हैं। गो कि हमने एक मैच श्रीलंका की टीम से एक अच्छा मैच हमने विन किया था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी अपोजिशन नहीं आई इन 21 मैचों के अंदर जिसके बारे में हम ये कहते फिरेंगे जी हम तो बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं और हमने 21 में से 15 मैच जीत लिए हैं। तो स्टैट्स की बुनियाद पर जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो तो आप बनाना छोड़ दें। प्लेयर टू वॉच की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की टीम में डेफिनेटली बाबर आजम जब वापस आएंगे तो पूरी अवाम पाकिस्तान की, पूरा मुल्क पाकिस्तान का बाबर आजम को चेयर करेगा
और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो क्विंटन डी कॉक, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है वाइट बॉल क्रिकेट से, और वो अब साउथ अफ्रीका कलर में हमें दोबारा नजर आएंगे। तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको प्लेयर टू वॉच कहा जा सकता है आज के मैच में। अच्छा, अब ये सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, उन्होंने कुछ चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जनाब अदाद शुमार देखते हैं, एक तो हम आपको लगता है कि अदाद शुमार देखते हैं, वो जिस भी ग्राउंड में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा एक प्लान जो एक मुरतब दिया जाता है टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से, क्या? पहला सवाल तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब बाबर आजम अदाद शुमार अगर आप देखते हैं, तजर्बा है मैचेस का, अगर अदाद शुमार देखते हैं तो इस पिच के ऊपर सुफियान वकीम ड्रॉप होता है। अगर आप अदाद शुमार देखते हैं तो ये जो आपने टीम बनाई हुई है, मैं अगर इनके अदाद शुमार निकाल के यहाँ ऑपरेट करना शुरू कर दूँ ना, तो आपके सारे कच्चे चट्टे खुल जाएंगे। जो आप बांग्लादेश टीम लेकर गए थे, जो आप वेस्ट इंडीज़ टीम लेकर गए थे, जो आप एशिया कप टीम लेकर गए थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अब इस माइंडसेट में आ चुके हैं जहनी तौर पे कि हम इसको एनालाइज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता लग गया कि आप ये 2 नंबरी कर रहे हैं। और आप अपनी हर 2 नंबरी को छुपाने के लिए एक वो जो बज़ वर्ड्स होते हैं और वो जो अल्फाज जिनको सुन सुन के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब उससे बात चलने वाली नहीं है। हमें परफॉर्मेंस चाहिए, और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो आनी है ऑन द डे जो आप टीम सेलेक्ट करेंगे उससे, और वो परफॉर्मेंस आनी है आपके जो ऑपोजिशन आप खेल रहे हैं उसके अगेंस्ट किस तरह के आपने प्लेयर लेकर जाने हैं, उससे परफॉर्मेंस आएगी। वो स्टैट से नहीं आएगी, वो नंबर से नहीं आएगी। स्टैट्स और नंबर से अब तक हमने कुछ निकालना होता तो हमने निकाल लिया होता। पाकिस्तान की क्रिकेट जब से इस स्टैट्स वाले और स्ट्राइक रेट वाले और इंटेंट वाले धोखे में आई है, पाकिस्तानी क्रिकेट रोज बरोज जवाल की जानिब जा रही है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर भी ऑफिशियली बैन लगाना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इस तरह की बात नहीं करनी है। माइक हैसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी हर बात अपनी 2 महीने पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेगेट कर रही थी। तो या तो आप उस वक्त गलत है या फिर आप आज गलत हैं। सलमान आगा की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से वो कप्तान बने हैं, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, ये बांग्लादेश गए, वेस्ट इंडीज गए हम खेलने के लिए। अच्छा, वहां पर आपको ये नहीं पता था कि आपने अमेरिका में जिन पिचेस के ऊपर वेस्ट इंडीज से मैच खेलने हैं वहां पर क्या टीम खिलानी है, ये निकालें फिर सारे आदाद शुमार, सारे स्टैट्स बात करूं मैं फिर इसके ऊपर। लेकिन मसला है कि इसके ऊपर बात करने का भी अब फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये जो सारी सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, जब से ये कप्तान बने हैं उस वक्त से आप निकाल कर देखें, ये कांस्टेंट बात आपको मिलेगी कि हम आदाद शुमार देखते हैं, हम स्टैट्स देखते हैं, उसके मुताबिक हम टीम बनाते हैं। तो भाई स्टैट्स के मुताबिक तो माइक हैसन साहब ने कल आकर कहा है कि मोहम्मद हारिस की जो एवरेज है वो 17 की है। तो मोहम्मद हारिस को जब आपने सेलेक्ट किया था उस वक्त उसकी एवरेज 13 की थी, तो आपने क्यों सेलेक्ट कर लिया उनको भाई? और मोहम्मद हारिस की जो आप टीम से निकालने के बाद माइक हैसन ने ये इंदिया दे दिया कि अब उन्हें हमने लंबे अरसे के लिए खैरबाद कहा है, क्योंकि उन्हें तो वो शॉट्स ही नहीं मारनी आती जो क्रिकेटर मारते हैं। उनको तो यही नहीं पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग विकेट की अहमियत क्या है, तो उनको जो है वो उन्हें भेज दिया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, आखिर कब तक भेजा गया? मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बाबर आजम की साबिक कप्तान, जो कि टॉप 3 में आने वाले, रिकॉर्ड तोड़ने वाले कप्तान, साबिक कप्तान रोहित शर्मा का, क्योंकि ये वाहिद 3 बैटर्स हैं जो 4000 से ज़ायद रन बनाने में कामयाब हुए T20 फॉर्मेट में। इस पर फर्दर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला T20 मैच आज रात 8 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना, जिसमें बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कुछ कमबैक करने वाले प्लेयर्स में, जिसमें से बाबर आजम एक हैं। और कप्तान सलमान अली आगा ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि T20 टीम में बाबर आजम के पास 100 से ज़ायद मैचेस का तजर्बा है। तो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी शमूलियत से टीम को फ़ायदा होगा। एक तो चलो सियासी बयान दे दिया गया, बाबर आजम के हक़ में दे दिया गया, चूँकि ज़ाहिर है बाबर इसमें ऐड हो गए। साथ ही साथ जनाब बाबर के पास सुनहरी मौका ये है कि आज बाबर आजम अगर 9 रन्स मज़ीद ऐड करते हैं तो बाबर आजम इस रिकॉर्ड में नंबर 1 आ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा 4000 प्लस रन बनाने वाले, जिसमें रोहित शर्मा अभी पहले नंबर पर हैं जो कि सिर्फ 9 रन की दूरी पर बाबर आजम है, और तीसरे नंबर पर विराट कोहली है। अब अहमद सईद साहब, सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क क्रिकेट खेलते हैं और उनमें जितने भी खिलाड़ी आज तक आए हैं T20 फॉर्मेट की बात करें, ये 3 खिलाड़ी हैं जो अभी तक 4000 से ज़ायद रन बनाने में कामयाब हुए। 2 खिलाड़ी इंडियंस हैं, 1 पाकिस्तानी है। अलमिया ये है कि उन 2 को वर्ल्ड क्लास प्लेयर माना जाता है, उन 2 को लाइक मैचेस जितवाने वाला कहा जाता है। बाबर आजम से ऐसी क्या गलती हुई कि एक रन्स के अंबार लगाए हुए हैं, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, नंबर 1 ODI बैटर, T20 बैटर, टेस्ट मैच बैटर, सारा कुछ रहा है, लेकिन बाबर के ऊपर टीम इन्हिसार क्यों नहीं कर पाती? सवाल ये है छोटा सा कि रिकॉर्ड्स तो बहुत है, अभी नंबर 1 बन जाएंगे 4000, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है T20 फॉर्मेट में, जिसमें इनको कहा जाता है कि जनाब ये आपके पास का काम नहीं है। उसमें टॉप 3 में और नंबर 1 है, जिसमें विराट कोहली की एग्जांपल दी जाती है, वो तीसरे नंबर पर है।
किस तरह से डिफेंड करेंगे हम बाबर को पूरी दुनिया के सामने? देखें, पहली बात तो ये है कि बाबर आजम को हम इसलिए डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि हमें मतलब इस काम के पैसे मिलते हैं या बाबर आजम की फ्रेंचाइज से हमारा करीबी ताल्लुक है। बाबर आजम को डिफेंड करना इसलिए करने का जो क्राइटेरिया है ना, वो बिल्कुल वही क्राइटेरिया जिस पे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अगर आप नंबर्स की बुनियाद पर बात करते हैं ना, डेटा की बुनियाद पर बात करते हैं, माइक हैसन भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं, सलमान लियागा भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं, तो फिर नंबर्स में बाबर आजम का पूरे पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। आप T20 का नंबर निकालें, आप ODI का नंबर निकालें, आप टेस्ट का नंबर निकालें, आपको हर लिस्ट के अंदर बाबर आजम नजर आएंगे। इवन जो भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली, इसमें बहुत लान तान की गई बाबर आजम के ऊपर के वो 50 नहीं कर पा रहे, उसमें भी सेकंड इनिंग में सबसे ज्यादा एवरेज पाकिस्तानी बैटर्स में बाबर आजम की ही थी, जो सबसे मुश्किल फेज में आकर उन्होंने 46 के एवरेज रन बनाए 2 इनिंग्स के अंदर। तो बात यह है कि आपने जो हवाला दिया ना रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इनका कंपैरिजन का, ये कंपैरिजन असल में उन दो क्रिकेटिंग कल्चर्स का होना चाहिए दोनों ममालिक के। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से ब्रॉटअप हुआ विराट कोहली का, उसके मुकाबले में अगर हम बाबर आजम के ब्रॉटअप को देखें तो हमें ये लगता है कि सबसे पहली ज्यादती जो यहाँ पर हुई वो ये हुई कि बाबर आजम को एक उस उम्र में कि जब वो एक बेहतरीन बैट्समैन बनने के जाने उनका सफर जारी था, वहां पर उन्हें कप्तानी सौंप दी गई। और वो सिर्फ इसलिए सौंप दी गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एहसास महरूमी जो है वो खाया चला जा रहा था कि हमारे पास कोई सुपरस्टार नहीं है। आपने ये देखना गवारा नहीं किया है कि क्या उस आदमी के अंदर लीडरशिप स्किल पाए जाते हैं या नहीं, उसने पीछे कहीं पर कप्तानी कर रखी है या नहीं। और आप एक ऐसे रखी थी कप्तानी कहीं? बाबर आजम का जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड है पाकिस्तान ए टीम के अंदर, अंडर 19 के अंदर, वो बहुत ही मुख्तसर सा है। अच्छा। शायद ही उन्होंने डोमेस्टिक के भी कुछ मैचेस के अंदर कप्तानी की हो, को बहुत तवील रिकॉर्ड नहीं था बाबर आजम का। और बाबर आजम का जो सारा उनकी शख्सियत का ब्रॉटअप है वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर था। और उस स्पेशलिस्ट बैट्समैन को जब आपने कप्तान बनाया तो आपने उसे इतना बाख्तियार बना दिया कि उसके कहने पर आप पिचें बनाते थे, उसके कहने पर आप ये डिसाइड करते थे कि टूर का स्केड्यूल क्या होगा, उसके कहने पर आप ये डिसाइड करते थे कि टीम क्या जाएगी। उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी उसके ऊपर एक टैग लग गया कि वो वाला वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम जो हर जगह रन बनाता है वो एक नाकाम कप्तान है। इससे जाहिर है कि प्लेयर का थॉट प्रोसेस मुतासिर होता है। विराट कोहली को जब ये एहसास हुआ कि उनको अब कप्तान नहीं होना चाहिए तो वो खुद ब खुद उतर गए और फिर उन्हें फोकस किया अपनी बैटिंग के ऊपर। सचिन तेंदुलकर 25 टेस्ट मैचों में इंडिया की कप्तानी की, सिर्फ 4 मैच जीत पाए, लेकिन उन्होंने इसरार नहीं किया इस बात के ऊपर। और आप देखें कि सचिन के जो नंबर्स आपको कप्तानी से उतरने के बाद नजर आते हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। विराट कोहली के भी कप्तानी से उतरने के बाद के नंबर ज्यादा बेहतर हैं बिल्कुल। लेकिन बाबर आजम के साथ इसके बिल्कुल उलट हुआ। बाबर आजम को जब कप्तानी से उतारा गया तो एक तो उन्हें कप्तानी से उतारने का जो जिस पूरे सिस्टम से वो सिनेरियो से गुजरे हैं उसकी कोई समझ नहीं आई। उसके बाद दोबारा बाबर आजम कप्तानी ऑफर की गई 6 महीने के बाद, और बाबर आजम ने भी ये गलती की कि उन्होंने उस कप्तानी को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोबारा बाबर आजम को टीम की कप्तानी से उतार दिया गया और फिर उन्हें टीम से ही निकाल दिया गया। टीम से ड्रॉप होने के बाद वो दोबारा अब 8 महीने के बाद T20 इंटरनेशनल में वापस आए हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसे प्लेयर को जो आपका एक स्टेबल प्लेयर था, मेंटली भी, टैक्टिकली भी, टेक्निकली भी, उस प्लेयर का आपने जो थॉट प्रोसेस है वो आपने इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आपने उसे ये एहसास दिलाया कि तुम वर्ल्ड क्लास हो लेकिन तुम्हें रैम शॉट मारनी नहीं आती, तुम वर्ल्ड क्लास हो लेकिन तुम्हें रिवर्स स्वीप मारनी नहीं आती, तुम वर्ल्ड क्लास हो लेकिन तुम्हारा स्ट्राइक रेट जो है वो 129 का है T20 में। जबकि अगर आप यहां पर कंपैरिजन करें तो दुनिया में शायद ही चंद प्लेयर हो जिनकी एवरेज भी 129 के स्ट्राइक रेट के साथ इतनी निकलती हो। तो बात यह है कि जिस प्रोसेस के थ्रू आपने प्लेयर नर्चर करने होते हैं ना, जिसके थ्रू आपने प्रोसेस डेवलप करने होते हैं, वो प्रोसेस हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं नजर नहीं आता। दूसरी बात, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये अगर परफॉर्म नहीं भी करते ना तो इनके साथ इतने बड़े बड़े नाम होते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने इन दो प्लेयर्स को कितना कैरी किया, विराट कोहली को भी और रोहित शर्मा को भी। उसके बाद जब रोहित शर्मा कप्तान बने कोहली की जगह पर, तो भी उन्होंने कोहली को ये कहीं महसूस नहीं होने दिया कि आपकी टीम में जगह नहीं बनती या आपके साथ मेरा कोई पर्सनल क्लैश है या आपके साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। हालांकि विराट कोहली उनके सीनियर थे, उनके मैचेस ज्यादा थे। डेब्यू शर्मा का पहले हुआ है लेकिन विराट कोहली के मैचेस ज्यादा थे। तो आप उस क्रिकेटिंग कल्चर की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में 4 से 5 कप्तान है। वो 4 से 5 कप्तान जो है उनका अलग अलग एजेंडा है, उनकी अलग अलग दिलचस्पियां हैं, उनके अलग अलग जो पाथवेज हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं और कहीं पर भी मेंटली अलाइन नजर नहीं आती है हमें ये टीम। बाबर आजम इस कल्चर का हिस्सा है। जबकि दूसरी जानिब दिन जो प्लेयर्स की आपने बात की, उनको अगर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना था तो उन्होंने बहुत आराम से, विराट कोहली ने
कहा कि आई एम डन, मैं इतना खेलना चाहता था, मैंने खेल लिया, अब मैं जा रहा हूं। उसके रिप्लेसमेंट में 4 बंदे पहले तैयार बैठे थे। यहां पर आपने बाबर आजम को निकालकर जितनों को भी आजमाया है, उनमें से सिवाय साहबजादा फरहान के गो के वो भी पहली जो उनकी आजमाइश थी न्यूजीलैंड वाले उसमें फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद साहबजादा फरहान आए, उन्होंने डोमेस्टिक में रन किया और वो फिर टीम में वापस आए। एक नाम मुझे बताएं जिसको रिप्लेस करने के लिए, बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए आप टीम में लाए और उसने परफॉर्म करके दिया। शाहिन अयूब, इतने चांस मिले, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। इतने चांस तो मेरा ख्याल है रमीज राजा को भी नहीं मिले थे, जो 2 सेंचुरियां करके 13 साल क्रिकेट खेल गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि बाबर आजम और जो शर्मा और कोहली हैं उनके क्रिकेटिंग कल्चर में बहुत ज्यादा फर्क है। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करता तो पूरी टीम सिफर हो जाती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्म नहीं करते तो उनमें से कोई ना कोई आके रन बना जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस सारे का मलबा फिर बाबर आजम के ऊपर ही गिरता है कि बाबर खुद रन करता है लेकिन टीम नहीं जीतती है। टीम नहीं जीती क्योंकि बाबर के साथ दूसरे एंड पर प्लेयर नहीं है जो बाबर को भी सपोर्ट करे। अगर बाबर स्कोर करे तो साथ वो भी स्कोर करे, पाकिस्तान टीम जीते। अनफॉर्चुनेटली एक लंबा अरसा हो गया में ऐसा कोई भी उनका कंपेनियन नजर नहीं आया दूसरे एंड पर, और ये सिलसिला अभी तक तो जारी, अल्लाह करे इसमें को मिल जाए। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा PSL इंतजामिया में जो कुछ तब्दीलियाँ हैं, टीमें ज़्यादा हो रही हैं, वेन्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, अब मुआहदे किए जा रहे हैं, ये क्या सारा मामला है, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने बात की है कि एक यूनिटी और अगले प्लेयर के साथ पिछले प्लेयर का ताल्लुक जो है, इसी तरह एक टीम बिल्ड होती है, जो कि हमें इंडियन टीम में इसकी एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी एग्जांपल देनी पड़ती है कि राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, और अब आकर जो बिरयानी की प्लेट है वो इस शुभमन गिल को दे दी गई। और उसके बाद भी आगे जितने भी आने वाले हैं वो फुली स्पोर्ट है और वो फुली रेडी हैं, जिसमें और बहुत से ऐसे नाम है। हमारे में यूनिटी का आंसर जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, और अहमद सईद ने कहा कि इस टाइम 4 से 5 कप्तान हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं और एज टीम यूनिट लेकर कोई चलने को तैयार नहीं। अभी अभी जो खबर आई है वो मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड है। खेल तो रहे हैं वो, उन्होंने अभी ये पिछले मैचेस भी खेले, आगे ODI में भी खेलेंगे, लेकिन उन्होंने जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 25-26 आपको याद होगा 30 खिलाड़ियों को ऑफर की गई थी, बाकी तमाम के तमाम ने साइन कर दिए। मोहम्मद रिजवान को B कैटेगरी में रखा गया और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। और उन्होंने जो रीजंस बताई, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बताया जाए कि कुछ शराइत उन्होंने कहा, उससे ये कहा बताया जाए कि मुझे T20 से जो निकाला गया है इसकी वजूहात क्या है, सबसे पहले ये बताएं, उसके बाद में आगे होगा। तो अहमद सईद साहब, रिजवान साहब तो सीधे हो गए। कुछ उनको ये दुख है कि पहले कप्तानी गई ODI से, उसके बाद अब यहाँ से भी निकाल दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको साइडलाइन करवाया जा रहा है। ये मामला कहीं आ जाके वो अली तरीन और मुल्तान सुल्तान से तो नहीं मिलता? देखिए मामला जो है वो तो इज्जत सादात जाने वाला है। मोहम्मद रिजवान को जब कप्तानी से निकाला है उन्होंने, तो मोहम्मद रिजवान को सिर्फ उस वक्त क्यों याद आया है कि उन्हें मोहम्मद रिजवान से जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनाई जा रही थी, उस वक्त मोहम्मद रिजवान से मशवरा अगर नहीं किया गया तो मैं मतलब इस बात को बाय करने के लिए मैं राज़ी नहीं हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने खुद ये कहा होगा कि आप स्पिनर के बगैर दुबई में खेलने चले जाएं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो तो साउथ अफ्रीका भी गए तो वहाँ सुफियान मुकीम को साथ लेकर गए थे। तो पहली बात तो ये है कि अगर इससे पहले रिजवान के साथ ये हो रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के अंदर भी उनकी मर्जी की टीम नहीं थी, तो मोहम्मद रिजवान उस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त उन्होंने क्यों मसलहत पसंदी को जो है वो तरजीह दी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब आके उन्हें प्रिंसिपली एक स्टांस लिया है, चलें किसी की जानिब से आगाज़ तो हुआ ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जिस तरह से उसको रन किया जा रहा है, नॉन क्रिकेटर्स के हाथों जो है वो एक रखेल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो चाहे वो फैसले करते हैं, उसकी कोई लॉजिक बनती हो या ना बनती हो, उसकी कोई क्रिकेटिंग रीज़न समझ में आती हो या ना आती हो, तो उन्हीं में से इस तरह की हरकतें कि हर 6 महीने के बाद कप्तान बदल दिया या कोच बदल दिया, लेकिन वो 4 चेहरे जो PCB की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं और वो 2 चेहरे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोचिंग के रोल में हमेशा से मौजूद रहे हैं किसी ना किसी रोल के अंदर, वो तब्दील नहीं होते हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने अब उनके सामने खड़े होने का फैसला किया है और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो साइन करने से इनकार किया है। और प्रिंसिपली ये उनके स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आपने कप्तानी से हटाया है किसी को तो उसकी कोई लॉजिक दें, कोई उसके रीज़न बताएं, ताकि आइंदा आने वाले भी अपने आप को सिक्योर फील करें। अब शाहीन अफरीदी को अगर आपने कप्तानी दी है और आप 2 सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी को हटा देंगे बगैर की वजह बताए, तो शाहीन अफरीदी कहाँ से आपको परफॉर्म करके देगा, कहाँ से वो एक स्टेबल माइंडसेट लेकर आएगा जो लॉन्गर टर्म में टीम को बनाने की तरफ जो सोचने वाली बात होती है, कहाँ से वो वाला माइंडसेट आएगा। क्योंकि शाहीन को तो ये पता ही नहीं है कि उसके साथ आपने पहले भी ये किया है, आपने एक सीरीज़ में उसे कप्तान बनाया, उसके बाद आपने उसको हटा दिया। तो कोई भी कप्तान अगर इस एनवायरनमेंट में आएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, चाहे बाबर ही वापस क्यों ना है, बाबर को वापस लाकर भी आपने देख लिया था।
तो मोहम्मद रिजवान बेसिकली उस कल्चर के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे हटाने की वजूहात बताई जाएं। गो कि इसका टाइम मैं समझता हूं कि उसी वक्त था जब पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी हार कर आई थी, उसी वक्त मोहम्मद रिजवान को स्टैंड लेना चाहिए था और उन्हें सिलेक्शन कमेटी के सामने खड़े होना चाहिए था, ताकि उस वक्त उनको उनका हक मिलता कि उनको ये बात सुनी जाती कि उनको उनकी मर्जी की टीम आइंदा टूवर्स के लिए दी जाए। और उसके बाद हाँ फिर मोहम्मद रिजवान की अकाउंटेबिलिटी भी आसान होती, फिर मोहम्मद रिजवान से पूछ कुछ भी होती कि भाई आपको अपनी आपकी मर्जी की टीम दी थी, आपने परफॉर्म करके क्यों नहीं दिया। यहां असल में प्रॉब्लम ये है ना, कोई भी बंदा किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी भी पीसीबी के डिपार्टमेंट को उठाकर देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स किधर है पाकिस्तान अंडर 19 के टूवर्स, किधर है पाकिस्तान ए टीम के टूवर्स, 3 साल से क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, इंडिया की अंडर 19 टीम क्रिकेट खेल रही होती है, इंडिया की वुमेन्स टीम क्रिकेट खेल रही होती है, इंडिया की दो टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही होती हैं। हमारी टीमों का कोई पता नहीं है, ना ए टीम का, ना शाहीन का, ना अंडर 19 का। और फिर जब इनके दौरे होते हैं तो ये डार्वन में जाके बांग्लादेश की टीम के साथ मैच खेल रहे होते हैं। किसी ने जवाब दिया आज तक? किसी ने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर आप देख ले, डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर में आए दिन कोई ना कोई तब्दीली होती है। कायद आजम ट्रॉफी इस वक्त पाकिस्तान में खुदा खुदा करके जारी तो हुई है, लेकिन किसी ने यह जाकर सोचा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप होने वाले खिलाड़ी कायद आजम ट्रॉफी के रीजन में क्यों नहीं खेल रहे हैं? और जिन लोगों की परफॉर्मेंस आ रही है उनकी कोई रिपोर्ट बन के जा रही है हेड कोचेस के पास। ये हेड कोचेस फिर 6 महीने बाद आपको आकर कहेंगे तो हमें को टेस्ट मैच मिला 6 महीने के बाद है। तो आपने 6 महीने में उन प्लेयर्स की वैल्यूएशन क्यों नहीं की? आपने 6 महीने में उन पिचेस की वैल्यूएशन क्यों नहीं की जिस तरह से आपने पिचेस के ऊपर जाकर खेलना है? आपको नहीं पता कि 2027 तक के वर्ल्ड चैंपियनशिप कैलेंडर में आपने किस किस टीम से खेलना है? तो उसकी तैयारी कौन करेगा? तो डोमेस्टिक का ये हाल है, इंटरनेशनल का ये हाल है, पीएसएल का ये हाल है कि उसमें आए दिन कोई ना कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उसकी वजह ये लोग हैं जो आके कप्तान हटा देते हैं, जो आके कोच हटा देते हैं और कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया है, हमने वो सर्जरी कर दी है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। तो मैं तो रिजवान को समझता हूं कि उन्हें प्रिंसिपली एक ठीक स्टांस ले लिया है, गो कि उसका वक्त ठीक नहीं है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कुछ तो आ जाएगी ना, उनको भी पता चल जाएगा कि मुझे क्यों निकाला, और आगे आने वाले कप्तान जो है उनको भी पता चल जाएगा कि ये चीजें नहीं करनी, अगर ये की तो हम भी सैक कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। एट दी एंड एमएसए साहब क्विकली जरा बता दें, टॉस आप मैटर करेगा जो भी कंडीशन होगी पिंडी की? जी डेफिनेटली टॉस तो मैटर करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी मेरा ख्याल है कि वो चेज की तरफ जाएगी। चेज की तरफ जाएगी। लेट्स सी जी, रात 8 बजे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला T20 मैच, 3 मैचेस की सीरीज है। टॉस जीतकर कौन पहले बैटिंग करेगा और मैच कौन जीतेगा, इस पर कल के शो में बात करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।